पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जी बिल्कुल। तो इन बची हुई सीटों पर बहुत सोच समझ कर अब बीजेपी आगे जाएगी। हमारे साथ धीरेन्द्र से लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो अब बची हुई 29 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर मंथन कर रही होगी और बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी टिकट काटे जाने का अनुमान जो लगाया जा रहा है, क्या वो इस चरण में देखने को मिल सकता है जो दूसरी सूची आने वाली है? देखिए शुभम, एक तो पहले मैं गोंडा वाला जी कर दूं। मुझे लगा कैसरगंज वाली सीट का अनाउंस हुआ तो वो नहीं हुआ है। वहां भी रिपीट ही किया गया है। तो वही कैंडिडेट है। मुझे लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को शायद कैसरगंज का नाम है तो वो नहीं आया है ना, वो भी उनका। तो ये वो सीट है जहां दिक्कतें हैं बीजेपी को, जहां बीजेपी चेंज करने की सोच। दिक्कत का मतलब उनको इस बात की दिक्कत कम है कि उनके कैंडिडेट्स को वोट मिलेगा या नहीं। उनको यह है कि उम्मीदवार कौन सा रखा जाए, किस तरह रखा जाए। जैसे बहुत ही साफ बात की, जिस उम्र के आधार पर वो कटने का टिकट था वो भी सब अब इस बार नहीं ध्यान में रखा गया है। हेमा मालिनी का टिकट उसका एक उदाहरण है। और हेमा मालिनी ने कहा भी था कि अगर मैं लड़ूंगी तो चुनाव यहीं से लड़ूंगी, मथुरा से, और मैं लड़ना भी चाहती हूं। तो उसको दोहराया गया है। पार्टी नगीना, संबल, इन सीटों को जीतने के लिए जिस तरह के जातिगत समीकरणों पर आई है वो भी एक बेहतर कोशिश है। तो मुझे ये लगता है कि जो बची हुई सीटें, जैसे मैं रायबरेली का जिक्र कर रहा था, रायबरेली एक ऐसी सीट है जिसको बीजेपी जीतना चाहती है। अशोक सिंह के बाद यानी 96-98 के बाद बीजेपी ने इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की है और उसने एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं। अगर आप गौर करेंगे किस तरह से पिछली बार उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को लाए, उससे पहले उन्होंने अजय को भेजा, अजय अग्रवाल को, यानी सब एक्सपेरिमेंट कर चुके। और इस बार ये कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण चेहरा वहां आकर जिता सकता है, क्योंकि जब से सतीश शर्मा में 98 के बाद से जो जीत हासिल हुई 2004 से, वहां सोनिया गांधी है। तो एक निरंतरता है उस सीट पर। 17 बार वैसे अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर कांग्रेस के है, क्योंकि 77 में राजनारायण जीते, उसके बाद अशोक सिंह जीते, इसके बाद तो ये कांग्रेस की सीट है। तो उसको जीतना चाहती है। उस प्रतीक के तौर पर बीजेपी उस सीट को जीतना चाहती है जिस तरह उसने अमेठी को जीता। इसके अलावा इलाहाबाद की सीट का जिक्र नहीं है जहां टिकट बदलने की बात की जा रही है, जहां तक मैं देख रहा हूं उसमें। तो वो ये तमाम चीजें हैं जहां उनको नए समीकरण बनाने। लेकिन मुझे इस 51 सीटों की जो सूची है उसको देखकर थोड़ा सा ये लगता है कि बीजेपी ने अपने आप को एक सेफ खेलने की कोशिश की। तो नहीं लग रहा कि आगे भी वो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा रिस्क लेने की उसमें होगा, क्योंकि ये वो सीट थी जहां वो आसानी से जीती थी। मैं आपको बता रहा था, सिर्फ एक सीट ऐसे जैसे मुजफ्फरनगर में 6,500 से संजीव बालियान जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर कहीं बड़ा होगा। प्रदीप चौधरी वो लगातार वहां से, जब से बाबू हुकुम सिंह की डेथ हुई थी उसके बाद से उनको टिकट दिया गया था। उनकी बेटी मृगांका विधानसभा चुनाव में नहीं पास हो पाई है। 2 बार उन्होंने जनता के सामने जाकर कोशिश की लेकिन नहीं हुआ है उनका। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी जिस तरह से बची हुई सीटों पर भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। जिताऊ कैंडिडेट की जो तलाश है उसके साथ जाना है, वरना जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट अभी उसमें, मुझे लगता है गाजियाबाद भी सीट नहीं है, जबकि आप वहां से यहां तक आए, आपने इसको छोड़ा है। आपने इधर तो सीट ले ली है, डॉक्टर महेश शर्मा की अनाउंस कर दी, उधर आपने मुजफ्फरनगर कैराना कर दी, इधर नगीना कर दी। तो मेरठ की वो सीट है जहां आपको देखा होगा, जहां हम लोग मेरठ की सीट पर भी मान रहे हैं कि शायद अग्रवाल को बदलने की बात तो हो सकती है। तो ये कुछ सीटें हैं जहां हम थोड़ा चेंज देखेंगे, लेकिन सेफ खेल रही है बीजेपी। बीजेपी यहां अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ चीजें जो उसने तय की थी उनको इस बार किनारे रखकर जीत पहली बार है, क्योंकि मुझे लगता है पार्टी ने इस बात को बहुत गंभीरता से तय कर लिया है कि वो कोई नारा नहीं है, हम उस पर खरा उतरना चाहेंगे जो 400 पार का नारा है। और 370 हटाने के बदले जो 370 सीट वो जीतना चाहती है उसकी तरफ इतनी गंभीर है कि वो बहुत सारे चेंजेस नहीं करना चाहती। भले ही बाद में उसको अचानक जब चेंज होंगे तो उसको बड़े बदलाव करने होंगे, लेकिन आज की डेट में तो यही है कि उसने बहुत ज्यादा चेंज किया, बहुत कुछ ही नहीं किया है अगर मैं ये कहूं।
बिल्कुल। तो कुछ चेंजेस जो है करने की कोशिश यहां पर नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने, और लगातार न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज जारी है। बिना बड़े बदलाव से बीजेपी जो है वो चुनावी समर में उतरनी जा रही है। जो फिलहाल अभी उन्होंने सीटों की घोषणा की उसमें बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला है। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, 24 की जीत को लेकर बीजेपी बेहद आशान्वित है। कुछ सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे वो सही साबित हुए हैं, और फिर से उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बना दिया गया, उन्हीं तमाम चेहरों को रिपीट कर दिया गया। लेकिन जो आने वाले सीट है जिन पर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी नजर बनाए है और अभी मंथन भी चल रहा है, बाकी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा का भी इंतजार किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि उन पर कैसे खेलेगी बीजेपी, कैसे इंतजार उसका किया जाए? देखिए 39 सीटों पर उम्मीदवार अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं घोषित किए गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों को दी है, जिसके साथ आज बैठक होनी है। 33 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को अब उम्मीदवार घोषित करने हैं। इन 33 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादातर सीटें ऐसी है जो या तो गठबंधन के सहयोगियों के अगल बगल की सीटें हैं या उस इलाके को प्रभावित करने वाली सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी समझती है कि जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनको कम से कम उनसे विचार विमर्श करके इस सीटों को घोषणा की जाए, ताकि आपस में किसी तरह का मतभेद ना दिखे। यही वजह कि आप देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, सबको आज बुलाया गया है। आज दिल्ली में बैठक होकर इस बात पर रणनीति पर आगे की तय होगी। देखिए एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश की जहां तक आप बात करें, दूसरे प्रदेशों से अलग एकदम चुनाव, उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। ऐसे में प्रत्याशी कोई हो इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक जातिगत समीकरण में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये बात भाजपा समझती है और भाजपा को ये बात मालूम है कि ऐसे प्रत्याशी जिनकी कम से कम क्षेत्र में छवि सही है और जातिगत समीकरण के हिसाब से भी फिट बैठते हैं, तो उनको कम से कम इस बार रिपीट किया है। और उसके साथ ही जो बदलाव वाली 4 सीटें जो अभी तक पूरे इस 51 में देखने को मिली है, वो भी परिस्थितियों के हिसाब से बदली है। तो बहुत बड़ा जिस तरह के चेंजेस की कल्पना की जा रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरुआत में दावा किया था कि जो सीनियर सिटीजन है, यानी जो सीनियर हो गए, जिनका रिटायरमेंट का समय आ गया, उनको प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, तो उससे भी परहेज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मकसद सिर्फ एक है कि 80 की 80 सीटों पर किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है। और एक बात बहुत साफ है कि वो किसी तरह का विवाद भी नहीं चाहती। प्रत्याशियों का जब भी बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की नाराजगी होती है, बहुत सारे लोगों में खुशियां होती है, तो उस विवाद से भी भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें खास करके, तो बहुत ही सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत ही आक्रामक तरीका न अपनाते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, ताकि जो चुनाव है वो जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, बहुत स्मूथी चुनाव हो, बहुत ज्यादा पार्टी को अंतर कलह की जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल निखिल, इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे सहयोगी रवि भी जुड़ रहे हैं। रवि, इस सीट से, आजमगढ़ सीट से अगर हम बात करें, बीजेपी ने अपने विजयी प्रत्याशी जिन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है, कितनी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि आजमगढ़ और कन्नौज 2 सीटों से अखिलेश यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि